ये आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर एक होता है, सरफेस केमिस्ट्री, वहाँ के टॉपिक से उसको हमको पढ़ना होता है। उसमें हम पहला हेडिंग देखेंगे कैटलिस्ट एंड कैटेलिसिस। कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट उत्प्रेरक और कैटेलिसिस उत्प्रेरक। पहले इस हेडिंग को हम देखते हैं, लिखेंगे वे पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा, वे पदार्थ जिनकी अल्प मात्रा किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है, किसी रासायनिक अपक्रिया की दर को परिवर्तित कर देती है। परिवर्तित करने का मतलब घटा दे या बढ़ा दे। उत्प्रेरक कहलाता है। और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरक आगे लिखेंगे, उत्प्रेरक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। ध्यान से समझो, ये दो पॉइंट होते हैं, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। उत्प्रेरक क्या होता है कि वह पदार्थ जो किसी भी अपक्रिया की दर को बदल सकता है। मतलब कोई तेज अपक्रिया चल रही है तो उसे धीरे कर दे, या कोई धीरे चल रहा है तो उसे तेज कर दे। ऐसा पदार्थ जो किसी भी अपक्रिया के रेट को चेंज कर दे, उसकी स्पीड को बदल दे, ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? और उस घटना को क्या बोलते हैं? घट जाना या बढ़ जाना, इस घटना को उत्प्रेरक बोलते हैं। लेकिन पॉइंट है कि उत्प्रेरक कभी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेते। ऐसा आपने आपको एग्जांपल में बताए होंगे कि जैसे अपक्रिया होने के लिए टक्कर होना, टक्कर सिद्धांत में आपने देखा होगा कि अणुओं के बीच टक्कर होना अति आवश्यक होता है। हमारे नेचर में भी इसको आप एक तरह से समझ सकते हो, जिसको हम झगड़ा बोलते हैं। झगड़ा होने के लिए दो लोगों के बीच टक्कर होना, एक को जापान एक को इंग्लैंड रख दोगे, झगड़ा हो ही नहीं पाएगा, चाहे जितना बड़ा दुश्मन रहे। झगड़ा तब होगा जब एक रूम में रखोगे, तब सुबह शाम कुछ रोज मिलेगा। तो जैसे झगड़ा अगर किसी दो लोगों के पास कराना है तो आपको झगड़ा कराने की जरूरत नहीं है, उनको खाली पास लाओ, बार-बार उनको कोलाइट्स कराओ, नजदीक लाओ, मतलब एक जगह बैठा दो, एक ही पार्टी बुला दो, एक ही घर में सुला दो, एक ही रूम में, तब देखो फिर अपने आप झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे अपक्रिया होने के लिए अणुओं के बीच टक्कर होना आवश्यक होता है, हमारे नेचर में झगड़ा होने के लिए भी दोनों लोगों को पास होना जरूरी होता है। लेकिन कुछ लोगों को देखे होंगे जो झगड़ा में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन झगड़ा को बढ़वाते हैं, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते। मतलब वो किसी के तरफ से मार करने, लेकिन अपक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं। और कुछ लोग समझाने वाले होते हैं, समझा बुझा के झगड़े को शांत कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो अगर पहले दिन कम रेट से चला है तो अगले दिन डंडा मारा सब आ जाएगा। ऐसे लोगों को हम लोग केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो दो पदार्थों के बीच होने वाली क्रिया को या तो बढ़ा देते हैं या फिर घटा देते हैं, अर्थात चेंज कर देते हैं। और ऐसे घटना को एग्जाम्पल में हम आपको दिखा दें, जैसे अगर हम अमोनिया बनाए, हैमरबिन द्वारा क्या बनाए? अमोनिया। उत्क्रमणीय क्रिया है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को एक अनुपात 3 के अनुपात में मिला के जब हम अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया बनने की रेट बहुत स्लो होती है, बहुत धीरे धीरे बनता है। लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा हम आयरन मिला दें, आयरन का चूड़, तो आयरन का चूड़ उस अपक्रिया की दर को यकायक बढ़ा देता है और जल्दी जल्दी अमोनिया बनने लगता है। अर्थात आयरन क्या है? या आयरन अपक्रिया में भाग लेगा नहीं, वो सिर्फ अपक्रिया की दर को बढ़ाएगा। दूसरा, जैसे आपको पता होगा कि जब हमारा क्लोरोफॉर्म होता है CH3 और इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया जाए, किससे? क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीजन डाल दिया जाएगा तो एक फास्फिक गैस बनाता है जो जहरीली गैस है। तो ये जहरीली गैस क्या बनाएगा? COCl2, जिसको फास्फिक गैस या कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। फास्फिन मत लिखना बाबू,
फास्टीन अलग है, PH3 ये फास्टीन गैस है, जहरीला गैस होता है। और क्या निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये बनने का रेट लगभग 0 है, बनेगा ही नहीं। ये कब बनेगा? जब इसमें सनलाइट डाली जाती है। सनलाइट जैसे डालोगे तैसे अभिक्रिया क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। यही कारण है कि आपके क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है। क्लोरोफॉर्म को हमेशा अंधेरे रूम में, अंधेरा मतलब बाहर लाइन में नहीं रखते इसको, जो हमारी दराज होती है दराज के अंदर बंद करके रखते हैं ताकि वहां रोशनी ना जाए, और सनलाइट से तो बहुत दूर रखते हैं ताकि हमारे क्लोरोफॉर्म में फास्टीन गैस का फॉर्मेशन ना होने पाए। तो क्लोरोफॉर्म को कई बार पूछा गया है कि क्यों उसको रंगीन बोतलों में रखा जाता है, क्यों उसको अंधेरे रूम में रखा जाता है? तो अंधेरे जगह पे इसलिए रखा जाता है और ताकि उसमें सनलाइट ना एंट्री कर पाए, जिससे फास्टीन गैस ना बने। क्लोरोफॉर्म एक विषैला गैस नहीं होता है, विषैला तो भी है क्योंकि अगर ज्यादा सूंघ लोगे तो बेहोश से और बुरा स्थिति आ जाएगी। लेकिन क्लोरोफॉर्म की गंध जो होती है वो मीठी गंध होती है। मीठी गंध का मतलब वो गंध जो सूंघने में अच्छा लगे उसे हम क्या बोलते हैं? मीठी गंध। जो सुनने में ना जो सूंघने में अच्छा लगे उसे मीठी गंध, और जो सूंघने में ना अच्छा लगे वो तीव्र गंध। जैसे अमोनिया का गंध तीक्ष्ण गंध होता है। अमोनिया का गंध देखने के लिए आपको या तो गौशाला में जाना पड़ेगा जहाँ गाय गोबर वगैरह रखा जाता है, बहुत तेज स्मेल करता है, या फिर कई पुराने शौचालय, सरकारी शौचालय के पास गुजरोगे तो वहां पे भी तीक्ष्ण गंध मिलेगा, वो अमोनिया का ही गंध होता है। लेकिन कुछ गंध मीठी गंध होती है, जैसे परफ्यूम का। परफ्यूम आपको सूंघने में अच्छा लगेगा, ऐसे क्लोरोफॉर्म भी सूंघने में अच्छा लगता है, लेकिन इसके इफेक्ट है कि इसे सूंघ लेने पर हम बेहोश हो जाते हैं। तो ज्यादा सूंघ लेने पे हमारे बुरा स्थिति भी आ सकती है, तो बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जब इससे फास्टीन बन जाता है, फास्टीन एक विषैला गैस होता है जो आपके श्वसन प्रक्रिया को डिस्टर्ब कर देता है, मतलब आपको सांस फूलने लगेगी और आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है। इसीलिए क्लोरोफॉर्म को फास्टीन में ना बदले, इसलिए उसे किसमें रखा जाता है? रंगीन बोतलों में और अंधेरे रूम में। लेकिन वो फैक्ट नहीं, यहाँ पे आयरन और यहाँ पे सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ये दोनों क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया की गति को बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हो, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन। सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड को बनाने में अगर हम फॉर्मेशन कराएं तो ये बहुत स्लो प्रोसेस में चलता है, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा नाइट्रिक ऑक्साइड मिला दें। क्या मिला दें? तो नाइट्रिक ऑक्साइड इस रिएक्शन को तेज कर देता है और ये फास्ट हो जाता है। अर्थात नाइट्रिक ऑक्साइड क्या काम कर रहा है? एग्जांपल लिखिए, ऐसे पदार्थ जो किसी भी अभिक्रिया में अल्प मात्रा में उपस्थित होकर उसके दर को घटा या बढ़ा देते हैं, अर्थात परिवर्तित कर देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं, और उस घटता को उत्प्रेरक कहते हैं। आपने लिखा है तो गांव में है कोई उत्प्रेरक की नहीं? गांव में रहते ना लोग, आपको खाना वाना खा लेंगे अपने घर, तब आपके घर आएंगे, सुबह डोज देके चले जाएंगे, सुबह फिर फाइटिंग स्टार्ट। तो वे पदार्थ ये प्रक्रिया में भाग अब जानते हो ना, झगड़ा कराने वाले झगड़ा में भाग नहीं लेंगे कि तुम्हारे को बीमार करने आए, तो सिर्फ करवाएंगे तेज धीरे, लेकिन खुद नहीं आएंगे। इसी तरह उत्प्रेरक होते हैं, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, या तो घटा देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। अगला बता समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण, होमोजेनियस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। समांगी उत्प्रेरण और विषमांगी उत्प्रेरण। बताएंगे नंबर 1 करके। नंबर 1 का मतलब आप समझ गए कौन सा हेडिंग है? हेडिंग मत डालो, एग्जाम में हेडिंग डाल के बढ़ाना मैटर। वह उत्प्रेरक जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक, वह अभिक्रिया, अभिकर्मक में उत्प्रेरण या अभिक्रिया लिखो या उत्प्रेरक क्रिया लिखो, वह उत्प्रेरण वह अभिक्रिया
कुछ भी लिख सकते हो, टर्म लिखने का अपना तरीका होता है। वैसे सबसे बेहतरीन उत्प्रेरण बता रहा हूँ तो उत्प्रेरण लिखो। वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में होते हैं, समान प्रावस्था समान प्रावस्था में होते हैं, समांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। तो समझो, आपको पता होगा ना समान प्रावस्था का मतलब अवस्था होता है, स्टेज होता है, और वैसे भी कोई पदार्थ तीन ही स्टेज में मिलता है, सॉलिड, लिक्विड। अब जो अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकर्मक कहते हैं। इसमें अभिक्रिया कौन कौन कर रहा है? नाइट्रोजन, और क्या उत्पाद बन रहा है? तो इसमें अभिक्रिया कौन कौन कर रहा है? नाइट्रोजन। इसको हम अभिकर्मक बोलते हैं। अभिकर्मक मतलब अभिक्रिया करने वाले। अगर अभिकर्मक और उत्प्रेरक समान प्रावस्था में हो, मतलब उनका अवस्था समान हो, तब क्या कहलाएगा? समान। नाइट्रोजन क्या होता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। नाइट्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन, आयरन, अवस्था समान है, इधर ये समांगी नहीं है। इसमें बताओ, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, गैस होता है। मतलब गैसों वाली रिएक्शन में गैस ही उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, समान प्रावस्था है। जो अभिकर्मक की अवस्था है वही उत्प्रेरक की अवस्था है, तो ऐसे उत्प्रेरक को क्या बोलेंगे? तीसरा वाला एग्जाम्पल लिख लो, ये समांगी है। क्यों? क्योंकि इसमें अभिकर्मक भी गैसीय अवस्था में है और इसके उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है। तो पहला वाला कौन होगा जी? ये किसका एग्जाम्पल होगा? अगला एग्जाम्पल लिखेंगे दूसरा नंबर, इसका एग्जाम्पल इसमें लिखेगा क्योंकि सब गैसीय स्टेट में है। वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरण जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं, भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं, भिन्न भिन्न प्रावस्था में होते हैं। बिस्मांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं, बिस्मांगी उत्प्रेरण कहलाते हैं। जैसे पहला वाला एग्जांपल लिख लो, इसमें देखो नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब क्रिया गैसों का है, लेकिन रिएक्शन कौन कर रहा है? आयरन, सॉलिड। तो जब ठोस कभी काम करने लगे ऐसा कभी गांव में भी देखा कि कभी कभी झगड़ा अपने घर के लोग करवाते हैं, मान ले देखा जाए। और कभी कभी आपके घर के नहीं रहेंगे, वो बाहर के रहेंगे, दूसरे घर के, दूसरे गांव के रहेंगे। तो जब दूसरे अवस्था वाले आ जाए, जैसे गैसों का रिएक्शन चल रहा है, कोई ठोस आ जाए, द्रव का रिएक्शन चल रहा है, कोई ठोस आ जाए, गैसों का रिएक्शन चल रहा है, कोई द्रव आ जाए, ऐसे कंडीशन को क्या बोलेंगे? बिस्मांगी। लेकिन गैसों के रिएक्शन में गैस या ठोसों के रिएक्शन में ठोस या द्रव की अभिक्रिया में द्रव, समान अवस्था वाले अगर उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, उसके घर वाले हैं, तो समांगी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कितने तरह का हो गया? परिभाषा याद हो जाना। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा या बढ़ा देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन अभिक्रिया में भाग उत्प्रेरक कहलाते हैं।
ऐसे घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। उत्प्रेरण दो तरह का होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। ऐसे उत्प्रेरण जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान होती हैं, और ऐसे उत्प्रेरण जिसमें अभिकर्मक और उत्प्रेरक की अवस्था उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण के प्रकार के आधार पर ये चार तरह से देखा गया, इसके नेचर के आधार पर उत्प्रेरण को बांटा गया। तो पहला आता है धनात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस। दूसरा क्या होगा, ऋणात्मक उत्प्रेरण। तीसरा स्व उत्प्रेरण, ऑटो कैटालिसिस। अगला प्रेरित उत्प्रेरण, inductive catalysis. There are 4 type of catalysis. उत्प्रेरण है ना, catalysis. नंबर 1 आओगे, नंबर 1 का मतलब समझ गया ना? वह उत्प्रेरण जिसमें वह उत्प्रेरण देखो, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, और इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे अमोनिया के फॉर्मेशन में आयरन किसका काम करता है, बढ़ाने का, घटाने का, बढ़ाने का। इसलिए एक एग्जाम्पल डाल देना, यहाँ जो आयरन है वो क्रिया की दर को बढ़वा रहा है, इसलिए क्या है, अगला दूसरा पॉइंट, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं या मंद कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो ये जो लिखना होता है ना, ये अपने हिसाब से लिखना। बोर्ड में एग्जाम में सर जी क्या लिखवाए इससे कोई मतलब नहीं, तुम जानते क्या हो, इससे मतलब होता है। वे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं अर्थात घटा देते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट। ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और इस घटना को ऋणात्मक उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे इसी क्लोरोफॉर्म का जब फॉस्फेट में कन्वर्जन होता है ऑक्सीजन के रिएक्शन से, तो उसमें अगर हम हल्का सा एल्कोहल मिला दें तो क्रिया की दर को क्या कर देता है, कम कर देता है। कई बार एग्जाम में ये पूछा है कि क्लोरोफॉर्म को रखते समय उसमें कुछ बूंद एल्कोहल के क्यों मिलाए जाते हैं। मतलब जब हम क्लोरोफॉर्म बंद करके रखते हैं किसी बॉटल में, तो थोड़ा सा ऊपर से क्लोरोफॉर्म मिला देते हैं, तो सॉरी एल्कोहल मिला देते हैं, फिर रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म में एल्कोहल मिला के क्यों रखा जाता है, क्योंकि उसके फास्जिन बनने की दर को क्या कर दें, अगर मैंने बन भी रहा है तो धीरे धीरे बने।
मतलब एल्कोहल इस अपक्रिया में दर को घटाने का काम करता है, उसे फास्जिन गैस बनने नहीं देता। हम लोग के नेचर में दोनों तरह के मिलते हैं, हर अलग अलग फील्ड में अलग अलग। अच्छा, बेहतरीन कौन है, ये बढ़ाने वाला या घटाने वाला? दोनों का एटलीस्ट बेहतर होता है वो। जैसे कहीं झगड़ा हो रहा है तो कौन बेहतर, जो झगड़ा बढ़ाए या घटाए? मतलब वहाँ पे निगेटिव का एटलीस्ट बेहतर है। तुम पढ़ाई कर रहे हो, आपके पढ़ने का रेट कौन बढ़ गया, जो बढ़वाए या घटाए? नहीं, बढ़ाने वाले अच्छे होते हैं कहीं, या आपके स्टडी लाइफ में भी बहुत का एटलीस्ट मिलेंगे। कहा हुई पढ़ लिख के को हमारे भैया कुछ नहीं, भैया किताब खरीद दूंगा, जूता है आपका में सिटी मांग पे चला तो 3 है पैसा, जूता लगाओ कोई किताब खरीद दो। मतलब इस तरह के कैटलिस्ट वाले मिलते हैं, वही पे कुछ बेहतरीन मिलते हैं, वो बोलेंगे नोट्स ले लिया जाए, कहीं और पढ़ लिया जाए, कुछ और जाना जाए, कहीं तैयारी करने चला जाए, बेहतरीन पढ़ा जाए। तो दोनों तरह के लोग मिलते हैं। जीवन में जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा हम लोग चेंज होते हैं। मतलब हम लोग एक जान लो कच्ची मिट्टी है बाबू, जैसे ढांचे में हम पढ़ेंगे फिगर वैसे बनेगा। मतलब कच्ची मिट्टी को जानते हो ना, गेदा वाले ढांचे डालोगे गेदा, बेलर वाले में डालोगे बेलर, मतलब जिस ढांचे में डालोगे वैसे बनेगा। हम लोग क्या आप जानते हो इंटर के बाद आपकी जिंदगी क्या होगी? कच्ची मिट्टी के तरह होगी, वही जिस ढांचे में तुम पढ़ जाओगे। सऊदी वाले जाने के चक्कर वाले पड़ जाओगे, सऊदी पहुंचवा देगा। मान लो कोई प्लान बना, टिकट बम्बई वाला कट गया, फरवरी निकले गए और 3 दिन में ले, चौथे दिन तुम्हें बताएगी बम्बई निकल ले। मान लो तुझे शादी तय हुआ या तो शादी करावे, तीसरे दिन तोरो का जी भी तोरो शादी तय होगी। मतलब जिस ढांचे में पढ़ोगे वैसे तुम बन के निकलोगे। हम लोग टीचर क्यों बन गए? कहीं ना कहीं टीचरों से ज्यादा जुड़े रहे होंगे, उनका प्रभाव पड़ा, हम लोग भी टीचर बन गए। इसलिए आप लोगों को लाइफ में हम किस ढांचे में जा रहे हैं, मतलब हमारे चारों तरफ कौन कैटलिटिक है, तो हमको किस तरफ प्रमोट कर रहे हैं, इस बात को मद्देनजर ध्यान देना चाहिए। जिसके लिए आपको क्लास 10th में ही पढ़ा देते हैं आचार्य मित्रता के मित्र बनाने से पहले वो ढांचे हैं आपके, वैसे बनाएगा वो। अगर वो शराब पीता है, शराब तुमको पीना पड़ेगा। अगर वो नमाजी है तो नमाज तो पढ़वा ही देगा, चाहे ये टाइम पढ़वाओ 5 टाइम में। लेकिन अगर खुद नहीं पढ़ता है तो तुम पढ़ रहा हो तो वो छोड़ दो। तो अपने मित्रों को कैसे चुनना है, ये बात इसीलिए क्लास 10th में भी आचार्य रसूल अपने चैप्टर के पहले चैप्टर में बता देते हैं। वो ऐसे नहीं पढ़ाया जाता, वो लाइफ के लिए पढ़ाई जाती है। अब वो तो कितना लोग मानते हैं उसके अंतर होता है। नेक्स्ट लास्ट एक और पढ़ लो, बाकी कल बताएंगे। वह अपक्रिया जिसका स्वयं का उत्पाद, स्वयं मतलब उसमें जो खुद उत्पाद बना है, स्वयं का उत्पाद अपक्रिया की दर को परिवर्तित करने लगता है, अपक्रिया की दर को परिवर्तित करने लगता है, स्वयं उत्प्रेरक कहलाता है, स्वयं उत्प्रेरण कहलाता है, स्वयं उत्प्रेरण कहलाता है, स्व उत्प्रेरण कहलाता है, ऑटो कैटलिसिस। और उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक कहते हैं, और उस उत्पाद को स्व उत्प्रेरक ऑटो कैटलिस्ट कहते हैं। आपको पता होगा जब एथिल एसीटेट को जलीय विलयन में डाला जाए, एथिल एसीटेट को पानी में घोला जाए तो एक रिएक्शन होता है, चौथे चैप्टर में पढ़ाया था ना, याद आ रहा है? इसमें थोड़ा सा अगर अम्लीय हाइड्रोजन मिला दिया जाए तो यहाँ से एच और OH निकलता है, जो एच इसे मिलता है तो क्या बन जाता है? अम्ल, एस्टिक अम्ल जिसको बोलते हो। और OH इसे मिलता है तो क्या बन जाएगा? C2H5 एथिल अल्कोहल। इसमें कुछ काम लग रहा है किसी चीज का कि नहीं? ये अपक्रिया को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? H+ आयन, हाइड्रोजन आयन, क्योंकि एस्टर का जल में घोलकर उसे वियोजित करना, जल में घोलकर वियोजित करना, मतलब एस्टर के जल से अपक्रिया करा के उसे अल्कोहल और एसिड में तोड़ने
है कि अब क्रिया में उसमें हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये रहेगा तो क्रिया जल्दी चलेगी, नहीं रहेगा तो क्रिया धीरे चलेगी। लेकिन इसको कौन देता है? यही अम्ल। बाद में जब अम्ल बन जाता है तो अपना अम्ल ही किसका काम करने लगता है? उत्प्रेरक का। यही जो अम्ल बनेगा वही एक्सप्रेस देगा, वही रिएक्शन को तेज कराएगा, फिर बनेगा, फिर वही देगा और फिर क्रिया को तेज कराएगा। तो इसमें किसी बाहर के सबस्टेंस की जरूरत नहीं, उसका खुद उत्पाद ही क्रिया की दर को बढ़ाने लगता है। खुद का उत्पाद जो बना है क्रिया में वही उत्प्रेरक का कार्य करता है, वही क्रिया की दर को बढ़ाता है। तो ऐसे क्रिया को क्या बोलते हैं? ये स्व उत्प्रेरण है। और यहाँ ये जो है ये किसका काम करेगा? स्व उत्प्रेरण। स्व मतलब अपने आप। अच्छा, ये क्रिया के लिए और उदाहरण था तो स्यूडो रिएक्शन, यही अब क्रिया थी जो उदाहरण आया था छद्म क्रिया में। छद्म क्रिया एक अलग था ना, डिफिनेशन याद है? हाँ, वो है क्रिया जिसकी आणविकता 2 होती है, एक होता है, उसे हम छद्म क्रिया कहते हैं। और वहाँ भी यही उदाहरण था क्योंकि इसमें अब क्रिया की दर जल की मात्रा पे निर्भर नहीं करता, सिर्फ एक ही पार्ट पे निर्भर करता है, इसलिए इसको छद्म क्रिया के तौर पर डाला गया। तो यह क्रिया 2 जगह का एग्जाम्पल बन चुका है, एक छद्म क्रिया का और एक स्व उत्प्रेरण का। स्व उत्प्रेरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें बना हुआ एसिड स्वयं उत्प्रेरण का कार्य करता है, अपने आप अब क्रिया की दर को बढ़ाने लगता है, इसीलिए इसे हम स्व उत्प्रेरण कहते हैं और उस उत्पाद को स्व